we started the flings, and before 1 or 2 days we have discussed age of the revolution from 1830 to 1848, जो हमने डिस्कस किया how the movement or nationalism feelings was spread. So mostly we have discussed in this chapter about the France Revolution. France Revolution, so we have discussed 1789. People has started the revolutions. Later on, the Napoleon took over 1804 after the end of the dietary rule. फिर उसके बाद हमने देखा how the at the end of नेपोलियन बोनापार्ट का रूल का एंड होता है, वो लेटर ऑन कंजर्वेटिव स्टार्ट द रूल. 1815 जो वाटरलू हुआ था, जहाँ तक जर्मन कोई इस टाइप अपनी फॉर्म में नहीं आया था, और प्रोशिया एक कंट्री थी जिसके एम्पायर में जर्मन आता था. फिर लेटर ऑन कंजर्वेटिव स्टार्टेड द 1815 टू 1830 30 तक हमने जो टाइमलाइन डिस्कस की थी, तो इन्होंने रूल किया. लेटर ऑन द 1830 के बाद 30 1815 टू वाटरलू में जब जैसे नेपोलियन डिफीट हुआ, तो लेटर ऑन रूल वाज स्टार्टेड बाय द रेवोल्यूशनरीज. और इन्होंने क्या किया कि मूवमेंट स्टार्ट रखे इन सीक्रेट सोसाइटीज बना के, छुप छुप के से अपने मूवमेंट स्टार्ट रखे. तो 1830 से 1848 यूरोपियन कंट्रीज के अंदर रेवोल्यूशन मूवमेंट्स कहलाता है. इट लेड बाय द लिबरल नेशनलिस्ट जो थे, उनकी क्या क्या डिमांड थी वी ऑलरेडी डिस्कस. और मोस्टली दे बिलोंगिंग टू द एजुकेटेड मिडिल क्लास फैमिलीज लाइक ए प्रोफेसर, टीचर्स, क्लर्क्स, ऐसी कैटेगरीज इसके अंदर आती थी. तो दे स्टार्टेड द मूवमेंट, और एक 1830 में मूवमेंट्स हुआ और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के लिए फोर्स किया गया लुइस फिलिपी को. एंड वी हैव डिस्कस अबाउट द ग्रीक वार, कैसे उससे इंस्पायर होकर बेल्जियम ने भी फ्रीडम ले ली. उससे इंस्पायर होकर जो ग्रीक एक दो कॉन्टिनेंट्स के बीच में आता था, एशियन कॉन्टिनेंट फ्रॉम द वेस्टर्न साइड जो टर्की ओटोमन एम्पायर के अंदर, और ईस्टर्न साइड में जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट में आता था, तो उसने भी कैसे वहाँ के एक पोइट थे जो लॉर्ड बर्न, उन्होंने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया. और लेटर ऑन द ट्रीटी एक साइन हुई 1832 में. वन वर्ड क्वेश्चन आ सकता है, वन वर्ड या वन मार्क्स. तो 1832 में एक कॉन्स्टेंटिनोपल ट्रीटी साइन हुई. और लेटर ऑन फिर हमने डिस्कस किया कि रोमांटिक आइडियाज कैसे आए, उसने कैसे नेशनल फीलिंग्स डेवलप. यस बेटा. सर वो या बोलिए बोलिए बेटा. सर वो आयुषी को इन कर दो. ओके ओके जस्ट सर आयुषी को अंदर ले लो ना. हाँ जस्ट बेटा, जस्ट कर रहा हूँ, जस्ट बेटा. लेक्चर देते हुए मुझे ध्यान नहीं रहा, सॉरी. ओके, आई होप सी एंटर. चलिए, तो लेटर ऑन वी डिस्कस अबाउट द नेशनलिज्म फीलिंग्स, रोमांटिक आइडियाज कैसे लेके आए. तो इन लोगों का मानना था कि वी कैन डेवलप द फीलिंग थ्रू द पोएम, थ्रू द कल्चर्स, थ्रू द फोक म्यूजिक और लाइक दिस. और फिर इन्होंने एक लैंग्वेज ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया इस फीलिंग्स के अंदर. ओके, तो यूज ऑफ लैंग्वेज, तो उनके अंदर क्या रशियन जो उसको डोमिनेट करने की कोशिश करती थी, तो लैंग्वेज को प्रमोट किया पोलैंड के अंदर. तो रशियन लैंग्वेज को डोमिनेट करने के लिए पोलैंड के लोगों ने क्या किया कि स्ट्रगल अगेंस्ट द रशियन लैंग्वेज के अगेंस्ट में पोलिश लैंग्वेज को हथियार बनाया उनको डोमिनेट करने के लिए. तो टिल नाउ ऑल दिस थिंग्स वी हैव डिस्कस. ओके, अब टुडे विल डिस्कस द नेक्स्ट पैराग्राफ अबाउट द हंगर एंड हार्डशिप. तो आज हम हंगर और हार्डशिप मूवमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे. जे काबरा इज इनसाइड द. यस जे, ओके. तो जस्ट सी अबाउट द हंगर एंड हार्डशिप. ओके, आर यू एबल टू जस्ट लक्षित, जस्ट वेट बेटा, जस्ट वेट. भाऊजी की तबीयत कैसे है?
So, dear, continue with class. So, in this topic today, we'll discuss about the 1848, the revelations of the liberals. अब आप कहोगे सर हमने थोड़ी देर पहले तो 1830 टू 1848 का वैसे मूवमेंट स्टडी किया था, आप कह रहे थे कि वो मूवमेंट तो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट था. तो डियर, दिस मूवमेंट, अर्लियर मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय द रेवोल्यूशनरीज और दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय द मिडिल क्लास और पुअर फैमिलीज. ओके, तो दोनों में इतना सा डिफरेंस है कि दिस वाज उनसे इंस्पायर होकर जो 1848 में जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था बाय पुअर सोसाइटी इनसाइड द फ्रांस, हम उस मूवमेंट की बात करें. Are you hearing my voice na? Yes, sir. Yes. Yes. So, okay बेटा. तो this movement was started by the poor families. तो हम इस स्लाइड्स के अंदर देख रहे हैं कि revolutions parallel to the revolts of the poor, जो poor लोगों ने इन्होंने मिलके ये revolutions स्टार्ट किया. Just wait. Yes, यहाँ से movement स्टार्ट हुआ. Just wait. Okay. Yeah. So hunger, hardship and popular revolt. In this topic we will discuss today. Hunger मतलब you know very well कि meaning clear है. Hunger means the those who are the not getting the proper nutrition or food like hunger. Or hardship means the hard workers. Okay. So in this moment increase the population inside the France. फ्रांस में और यूरोपियन कॉन्टिनेंट में जो पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, तो जब बेटा पॉपुलेशन इंक्रीज होती तो यू नो डिमांड ऑफ द फूड विल बी इंक्रीज. अब फूड की भी डिमांड बढ़ जाएगी. अब फूड अगर प्रॉपर सप्लाई नहीं है इनसाइड द कंट्रीज और इनसाइड द कॉन्टिनेंट तो प्राइस विल बी राइज अप. तो डेट वाज द पीरियड. अब ये मैं चैप्टर टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ टुडे. अर्लियर इट वाज द रिवीजन, पहले वो रिवीजन ही चल रहा था. तो हंगर एंड हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट एज स्टार्टेड इनसाइड द यूरोपियन एंड फ्रांस कंट्री और इंक्रीज द पॉपुलेशन, तो इट गिव द स्कोप फॉर द prices. So you know when a demand increase for the food due to the increase in populations, तो prices were rise up. प्राइसेस धीरे धीरे बढ़ गई. अगर प्रॉपर सप्लाई और डिमांड नहीं होती तो सप्लाई डिमांड का केस यू नो वेरी वेल. अगर मान लो हमारे फूड की रिक्वायरमेंट जितनी है और उतनी मार्केट में बेटा सप्लाई नहीं हो रही तो कोई भी प्रोडक्ट की प्राइसेस बढ़ जाती है. तो मोर पीपल टू फीड, तो बहुत ज्यादा लोगों को पॉपुलेशन बढ़ी तो खाने की डिमांड बढ़ी. बट ड्यूरिंग दैट टाइम बेड आर वेस्ट, क्रॉप और फेलियर, शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स, यू एबल टू सी इन द स्लाइड. तो इन रीजन्स की वजह से क्या हुआ है इनसाइड द यूरोपियन नेशन और फ्रांस प्राइसेज वर राइज अप. तो ये पीरियड ऐसा हो गया इस टाइप की हंगर पीरियड कहलाया एक तरह का. हंगर पीरियड मींस द बहुत से लोग थे जो प्रॉपर न्यूट्रिशन और उनको खाना ही नहीं मिलता था. दे अनेबल टू गॉट द प्रॉपर फूड इनसाइड द यूरोप कॉन्टिनेंट. अब इस हार्डशिप मतलब व्हाट? अब हार्डशिप मतलब देयर वर द मेनी पीपल. अब बहुत से लोग क्या हुआ कि इस समय क्या था इनसाइड द फ्रांस जो ब्रिटिश थे बेटा, ब्रिटिश के अंडर, यस लिसन, ब्रिटिश में इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले आया. तो ब्रिटिश के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो वहां से जो फाइनल प्रोडक्ट जो सेल होने के लिए यूरोपियन कॉन्टिनेंट्स में आते थे फ्रांस में इनमें, तो देयर वर मेनी कंट्रीज हु कांट कम्पीट विद द ब्रिटिश प्रोडक्ट, क्योंकि उनके कंपेयर में वो क्वालिटी वाइज या मान लो उनके चीप कॉस्ट में होते थे. तो बहुत से जो लोकल पीपल्स थे, लोकल ट्रेडर्स थे, तो दे कांट सर्वाइव, दे अनेबल टू गिव द कॉम्पीट विद द ब्रिटिश प्रोडक्ट. तो ब्रिटिश प्रोडक्ट की वजह से वो उसके साथ कंपटीशन नहीं कर पाते थे क्योंकि ब्रिटिश बहुत ज्यादा एडवांस था टेक्नोलॉजी में कंपेयर देन द फ्रांस. हो रही है क्योंकि फ्रांस से इनमें टेक्नोलॉजी बाद में आया बेटा. इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्टेड फ्रॉम द ब्रिटिश. तो क्या हुआ बहुत से इंडस्ट्रीज शट डाउन हो गई. तो व्हेन इंडस्ट्री शट डाउन तो यू एबल टू सी द अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा इनसाइड द फ्रांस. जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा तो व्हाट हैपन, जब भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है बेटा तो माइग्रेशन को चांस मिलता है, माइग्रेशन स्टार्ट हो जाता है. अब माइग्रेशन कैसे कि देयर वर मेनी पीपल्स हु वर लिविंग इन रूरल एरियाज और मे बी स्मॉल टाउन, दे माइग्रेटेड टू द बिग सिटीज, बड़ी बड़ी सिटियों की तरह इन सर्च ऑफ जॉब. माइग्रेशन स्टार्ट हो गया. तो ये ऐसा टाइम था जो एक लार्ज स्केल पे माइग्रेशन देखने को मिला. ओके, तो ये क्यों हुआ? क्योंकि बिकॉज इट स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम द इंपोर्ट्स, दो इंपोर्ट्स हो रहा था ब्रिटिश के अंदर से, इसकी वजह से. कम कर दो ना.
या तो हेलो, तो इट हैपेंस ड्यू टू द डेट स्टिफ कंपटीशन। तो व्हाट हैपेंस बेटा, एक मोमेंट आपकी बुक में दे रखा है जहां पे मेरा कर्सर आ रहा है, स्टोरी ऑफ व्यूअर्स इन सिलेशिया। सिलेशिया एक कंट्रीज है जिसके अंदर क्या हुआ था कि व्यूअर्स क्या करते थे, व्यूअर्स वहां के जो व्यूअर्स थे उनको क्या, जो ट्रेडर्स होते थे मर्चेंट, तो मर्चेंट क्या करते थे, उनको रॉ मटेरियल देते थे और उनको एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, जस्ट वेट, कॉन्ट्रैक्ट ये दिखा रहा है बेटा नेटवर्क कनेक्शन, ओके। तो ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेस उनको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है ताकि दे विल हैंड ओवर द फाइनल प्रोडक्ट, या जो भी उनको थ्रेड व्यूअर जो भी बना के क्लोथ बना के जो भी देना है, तो इट वाज हैंड ओवर बाय द मर्चेंट। मर्चेंट किसको देते थे, व्यूअर्स ऑफ सिलेशिया। सो सिलेशिया के जो मर्चेंट्स को, व्यूअर्स को जो वर्क मिलता था, तो दे आर नॉट गेटिंग द प्रॉपर वेजेस, उनको प्रॉपर वेजेस नहीं मिलते थे, क्योंकि मर्चेंट क्या करते थे, उनको बहुत कम वेजेस पे देते थे, और अधिकतर प्रॉफिट कौन अर्न कर रहे थे, वही कर रहे थे जो मर्चेंट थे। तो इन लोगों ने क्या किया, दोज हु आर द व्यूअर्स इन सिलेशिया दे स्टार्टेड द मूवमेंट। इन लोगों ने एक यूनिटी बना के उनके जो मर्चेंट थे उनके घरों पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया। वहां के जो वैल्यूएबल प्रोडक्ट थे घर के अंदर इनसाइड द डोम हाउसेज, तो उनको प्लंडर लूटना स्टार्ट कर दिया। तो ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ इन सिलेशिया। तो उन मर्चेंट ने अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए वो किसके पास चले गए, आर्मी के पास चले गए। तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसके बारे में बुक में दे रखा है, स्टोरी ऑफ व्यूअर्स इन सिलेशिया कंट्री। ओके, तो 2 पॉइंट वी हैव डिस्कस, हंगर एंड हार्डशिप। हंगर मीन्स द पॉपुलेशन वाज इंक्रीजेस, तो डिमांड ऑफ फूड जो सप्लाई थी वो कम थी, तो डेट्स व्हाट हैपेंस, राइज ऑफ फूड प्राइसेस स्टार्ट हो गई, मोर पीपल नीड टू फूड। ओके, और रीजन्स और ऐसे रीजन्स लगे कि बेड हार्वेस्ट, क्रॉप फेलियर हो गई, शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स हो गए, तो इससे और प्राइसेस बढ़ गई, तो लोगों में एक हंगर वाली वो एक ट्रेंड स्टार्ट हो गया। अब हार्डशिप मतलब दोज पीपल, हार्डशिप मतलब स्ट्रगल करना बहुत डिफिकल्ट हो गया, क्यों, ड्यू टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ उसकी वजह से वो कॉम्पीट नहीं कर पाए लोकल ट्रेडर्स। तो व्हाट हैपेंस, दिस माइग्रेशन एक नॉर्मली देखने को मिला, और इसकी वजह से वहां के व्यूअर्स ने एक मूवमेंट स्टार्ट किया। तो दिस आर द पॉइंट वी विल डिस्कस इन दिस स्लाइड। सी द नेक्स्ट। अब व्हाट वर द प्रॉब्लम्स, क्योंकि लिबरल्स ने क्या किया, क्योंकि मूवमेंट तो स्टार्ट रखा बेटा, उन्होंने जो मूवमेंट स्टार्ट किया था तो मूवमेंट को कंटिन्यू रखा। तो व्हाट वर द प्रॉब्लम, आउटब्रस्ट ऑफ द पीपल 1848, लोगों का जो जैसे कहते हैं कि जहां तक उनकी जो कैपेसिटी या जो भी है वो फुल हो गई। 1848 में एक मूवमेंट स्टार्ट किया उन्होंने। और फिर कभी क्या होता है जब मूवमेंट स्टार्ट होता है ना, टेक द अनदर वन एग्जांपल, हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1857 में हमने मूवमेंट स्टार्ट किया था अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। ओके, तो इट वाज नॉट वेल प्लान, हम मानते हैं कि वेल प्लानिंग नहीं था, नहीं तो आइदर देन इसके रिजल्ट कुछ डिफरेंट होते। हम ये नहीं करें कि हमें फ्रीडम मिल जाती, बट रिजल्ट विल बी डिफरेंट। तो ये वेल प्लान नहीं था। मोस्टली इट वाज स्टार्टेड बाय द सोल्जर्स, और की सोल्जर मूवमेंट एक तरह से इसको कहा जाता है 1857 वाले को। तो इसमें क्या हुआ बेटा, जब ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो बहुत सी बार क्या ब्रिटिशर्स को ये फीलिंग्स तो आ गई थी कि हम ज्यादा दिन तक अगर ऐसे मूवमेंट हुए तो हम फ्यूचर्स में रूल करना एक डिफिकल्ट हो जाएगा। डेट्स वाई ईस्ट इंडिया कंपनी को उठा के क्या लेके आए, ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट लेके आ गए, गवर्नर्स को अपॉइंट कर दिया, बहुत सी हमारी जो डिमांड थी उसको मान लिया गया। तो ऐसे जो यहाँ मूवमेंट स्टार्ट हो रहे थे अगेंस्ट द मोनार्की बाय द लिबरल्स, लिबरल जो डेमोक्रेटिक को सपोर्ट करते थे फ्रांस में। तो बेटा उनको क्या फील हो गया, रूलर्स को ये फील हो गया कि आज नहीं तो कल ये जैसे मूवमेंट चलेंगे तो हमें एक दिन इनको फ्रीडम तो देनी है। तो अगर ये फ्रीडम जबरदस्ती लेंगे तो दे विल नॉट गिव द रेस्पेक्ट टू अस, हमें रेस्पेक्ट भी नहीं देंगे रूलर्स को। तो व्हाट विल डू, जो लुइस फिलिपी वहां का रूलर थे फ्रांस के, तो उनको लगा कि यार व्हाई नॉट कुछ ऐसी फ्रीडम इनको दे दी जाए जो मेरा भी रेस्पेक्ट रह जाएगा और मूवमेंट भी ज्यादा स्प्रेड नहीं होगा। तो ड्यू टू द डेट मूवमेंट 1848 में जो लिबरल्स ने और पुअर वर्क सोसाइटी ने स्टार्ट किया, तो लुइस फिलिपी वाज फोर्स्ड टू द फिलिप फ्रॉम इच पोजीशन। तो उसने अपने पोजीशन से उसको हटाने के लिए डिमांड की गई। तो उसने भी क्या कुछ राइट दे दिए, जैसे नेशनल असेंबली फॉर्म करने के लिए राइट दे दिए कि नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड ए रिपब्लिक और ग्रांटेड द सप्रेस टू ऑल एडल्ट मेल, सभी लोगों को, ओनली मेल। देखिए
हमारी सोसाइटी कितनी चेंज है, वहां भी मेल को ही राइट्स दिया गया, वोटिंग राइट, नॉट फॉर वुमेन। तो उस रूलर्स ने थोड़ी बहुत फ्रीडम दे दी किसको, दोज हु स्टार्टेड द रेवुलेशन, ताकि एक इतने जो इसका वॉल्यूम है मूवमेंट का वो इतना ज्यादा नहीं बढ़े। तो थोड़ी बहुत फ्रीडम देने से क्या है कि यार कुछ मैंने आगे के दिया है तो दे विल गिव द रेस्पेक्ट टू द मोनार्की, रूलर्स को भी रेस्पेक्ट देगी पब्लिक, ठीक है, कि हमारे राजा ने बिना मांगे सब कुछ दे दिया। तो ही हैज गिवन द नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड, वहां की जो नेशनल असेंबली बनी थी, आपको फ्रांस में ध्यान आ रहा हो तो, एक पहले कन्वेंट असेंबली बनी, आफ्टर कन्वेंट असेंबली दे स्टार्टेड द नेशनल असेंबली। फिर नेशनल असेंबली के बाद पूरी तरह डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन जाता है। बीच में रोबेस्पियर भी आता है, थोड़ा बहुत डाइटी रूल आता है, वाटर लॉ आ जाता है, इस टाइप का। तो इन दिस ही वाज गिवन द राइट टू फॉर ऑल। अब देखिए हमारे यहाँ भी जब मूवमेंट स्टार्ट हुआ था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नेशनलिज्म में हमने स्टडी किया तो वुमेन ने कितना पार्टिसिपेट किया था। लेकिन फिर भी सब लोगों की जब बात चली कि वी मस्ट बी गिव द राइट टू वोट फॉर वुमेन और नॉट, तो वहां पे सब की मेजोरिटी यानी सबका आंसर एक जैसा नहीं था। यानी वुमेन को हमारी सोसाइटी ने, नॉट फॉर आवर सोसाइटी, यूरोपियन सोसाइटी और पूरी दुनिया को माने ना, तो शुरू से डोमिनेट किया है। So in this we have discussed 3 points. First one, hunger, hardship, and what were the problem and how to rulers sort out. Okay. So can we start the next slide? इसमें कोई डाउट है तो यू मे बी आस्क कि हंगर, हार्डशिप एंड व्हाट वर द प्रॉब्लम। तो यहाँ तक क्या हुआ, लुइस फिलिपी जो रूलर्स थे उन्होंने क्या किया, फ्रीडम दे दी नेशनल असेंबली के लिए और सप्रेस फॉर ऑल एडल्ट मेल। अब सी, अब 1848 दो रेवुलेशंस स्टार्टेड बाय द लिबरल्स, जो लिबरल्स ने रेवुलेशंस स्टार्ट किया, तो रेवुलेशंस पैरेलल टू द रिवोल्ट्स ऑफ द पुअर, जो पुअर लोग थे उनके साथ ही ये रेवुलेशंस स्टार्ट था, सपोर्टेड बाय द पुअर सोसाइटी आल्सो। क्योंकि अर्ली टाइम जो लिबरल्स ने मूवमेंट स्टार्ट किया था ना बेटा 1830 टू 1848, जो रेवुलेशनरी मूवमेंट का हमने, तो इट वाज नॉट सपोर्टेड बाय द पीजेंट्स एंड पुअर पीपल। उस मूवमेंट को आप देखोगे तो उसमें टीचर, प्रोफेसर, एजुकेटेड और मिडिल क्लास फैमिली थी, नॉट पुअर और नॉट अ पीजेंट्स। इफ आपको थोड़ा रिमेम्बरिंग कॉल करोगे तो आप पिछला जो लेक्चर, तो 1848 में अब क्या हुआ, दैट मूवमेंट वाज सपोर्टेड बाय द पुअर पीपल आल्सो। तो इट लेड बाय द लिबरल मिडिल क्लास मैन एंड वुमेन, मैन एंड वुमेन ने भी इसको सपोर्ट किया। ओके, तो आफ्टर मैन एंड वुमेन, थोड़ा सा नोट्स नोट्स में ये एरो कट हो गया तो सीधा नेक्स्ट स्लाइड। तो मैन एंड वुमेन आल्सो सपोर्टेड, तो इससे क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विद द नेशनलिज्म यूनिफिकेशन। अब इन्होंने क्या डिमांड रख दी कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन तो मिलना ही चाहिए, हमारा कंट्री कैसा होना चाहिए, पार्लियामेंट फॉर्म गवर्नमेंट होनी चाहिए, बट अलोंग विद द पार्लियामेंट फॉर्म गवर्नमेंट कंट्री का यूनिफिकेशन होना चाहिए, जो हम आगे स्टडी करेंगे 3 कंट्री का, ब्रिटेन, जर्मनी और इनका यूनिफिकेशन इटली का। तो कंट्री का यूनिफिकेशन अलोंग विद द पार्लियामेंट फॉर्म गवर्नमेंट डिमांड रखी किसने, लिबरल्स ने। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, व्हाट वाज द डिमांड ऑफ द मिडिल क्लास एंड मेन एंड वुमेन, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट अलोंग विद द यूनिफिकेशन। जैसे हमारा कंट्री भी यूनिफिकेशन हुआ था ना बेटा आफ्टर 1947, क्योंकि डिफरेंट प्रिंसेस स्टेट थे तो उनको इंडिया में मर्ज किया गया। कुछ ऐसे स्टेट थे जिन्होंने मर्ज होने से मना कर दिया था, लाइक हैदराबाद, जम्मू कश्मीर एंड जूनागढ़। तो इस टाइप का यूनिफिकेशन की इन्होंने डिमांड रखी। ओके, तो केस ऑफ जर्मन में हम इसको स्टडी करते हैं। इन जर्मन मिडिल क्लास ग्रुप व्हाट देव डिमांडेड, उन्होंने क्या, मिडिल क्लास ग्रुप सब ऑर्गेनाइज हुए और उन्होंने एक डिमांड रखी, कहां पे मिले वो, फ्रैंकफर्ट, ये नेम ऑफ प्लेस। अब फ्रैंकफर्ट आपके बुक में नेम आएगा, फ्रैंकफर्ट क्या है, इट इज द प्लेस जिसको उस समय जर्मन पार्लियामेंट बोला जाता है, जर्मन पार्लियामेंट के पास, क्योंकि उस समय जर्मन था नहीं, प्रोशिया था। तो इट इज द प्लेस, अब ये उसमें फ्रैंकफर्ट भी किस जगह है, इट इज क्लोज टू द सेंट पॉल चर्च, जो सेंट पॉल चर्च था ना उसके पास वाली जगह, उसको बोला जाता है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, कन्वेंट एट द सेंट पॉल चर्च। ओके, तो व्हाट दे डिमांडेड, और सॉरी 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 जस्ट वेट, जस्ट वेट,
Sorry dear, are you hearing my voice? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Sorry beta, it Yes, happened due to the network. Okay, चलो okay, continue. तो what happens in Frankfurt, एक पार्लियामेंट नेम है, और पार्लियामेंट किस जगह है? क्लोज टू द सेंट पॉल चर्च, ध्यान रखना, सेंट पॉल चर्च. तो व्हाट दे डिमांडेड, ये एरो आ रहा है, मैं आगे की स्लाइड कर रहा हूँ सीधा. तो इन फ्रैंकफर्ट डिमांड दे वोटेड फॉर द ऑल जर्मन नेशनल असेंबली. उन्होंने क्या डिमांड रखी वहां कि पूरे जो लोग हैं जर्मन असेंबली एक फॉर्म हो, जर्मन नेशनल असेंबली की डिमांड रखी. किस जगह पे? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में. किस जगह? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, क्लोज टू द सेंट पॉल चर्च. अब इस डिमांड में क्या हुआ इन जर्मन? तो जस्ट वेट बेटा. ओके, तो 1831 मेंबर ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन. 1831 मेंबर्स रिप्रेजेंट किए गए और उन्होंने क्या ड्राफ्ट रखा? कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट रखा एक. ओके, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए डिमांड रखी, एक ड्राफ्ट रखा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होना चाहिए. किसके द्वारा? जर्मन नेशनल असेंबली. ओके, तो यू नो फ्रेडरिक विलियम फोर्थ जो किंग थे, कहाँ के? प्रशिया के, क्योंकि उस समय जर्मन का कोई फॉर्मेशन नहीं हुआ था. तो फ्रेडरिक विलियम फोर्थ किंग जो थे प्रशिया, तो ही रिजेक्टेड द डिमांड ऑफ जर्मन नेशनल असेंबली. जर्मन नेशनल असेंबली की जो डिमांड थी उन्होंने रिजेक्ट कर दी. ओके, और प्लीज प्लीज व्हाट इज गोइंग ऑन डियर. तो ड्यू टू दिस व्हाट हैपेंस, पार्लियामेंट फेल. पार्लियामेंट फेल हो गया, इसकी वजह से जो पार्लियामेंट जो डिमांड रखी गई इट वाज टोटली फेल. तो ओके, अब पोजिशन ये हमने डिस्कस किया. 1848 रेवोल्यूशंस ऑफ लिबरल्स कैसे स्टार्ट किया? इट वाज सपोर्टेड बाय द पुअर पेजेंट्स और farmers, or it was started by the middle class men and women. They demanded for the German National Assembly. German National Assembly में भी 31 members represent हुए. उन्होंने डिमांड रखी for the draft for the new constitution, but William IV it was the rejected by the Persia king, क्योंकि पर्शिया पहले एक एम्पायर था. जैसे हमारा इंडिया अगर अभी बात करें, आर यू हियरिंग ना? सुन रहे हो बेटा? Yes, sir. ओके, Yes, अब जैसे हम बात करें कि पाकिस्तान की, तो 1947 के पहले पाकिस्तान का तो कुछ भी वो आइडेंटिटी नहीं थी. तो वैसे क्या है, जर्मन की उस समय कोई आइडेंटिटी नहीं थी बेटा, बिकॉज इट वाज द पार्ट ऑफ प्रशिया. प्रशिया एक पूरा एम्पायर आता था जिसका पार्ट था जर्मन. ओके, तो जर्मन फिर धीरे धीरे उससे से अलग हुए, प्रशिया से, इनसे, इसलिए वहां पे पर्शिया किंग का नेम आया. ओके, तो लेटर ऑन रिजेक्टेड बाय द किंग, किंग के द्वारा ये चीज रिजेक्टेड कर दी गई. अब हम यहाँ थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ वुमेन. तो वुमेन्स की पोजीशन क्या थी? तो किंग को ये लगा कि यार हम ज्यादा दिन तक इनको डोमिनेट नहीं कर सकते, तो किंग भी क्या था, जो प्रशिया किंग था ना, वो सॉफ्ट कॉर्नर लेके चले. ओके, तो उसको लगा कि हम थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर लेके चलते हैं तो इतना रेवोल्यूशंस नहीं होगा. तो मोनार्क स्टार्टेड द ग्रांटिंग कंसेंसेशन. तो कंसेंसेशन छूट देना स्टार्ट कर दी मोनार्क और रूलर्स ने. ओके, और सब डोम्स एंड बॉन्डेड लेबर्स वर एबोलिश्ड. जो बॉन्डेड लेबर्स होती थी ना, जो बंधुआ मजदूर जिसको बोला जाता था, और सेवक जो सर्वेंट टाइप होते थे, सब डोम्स जो ये करते थे, तो उन चीजों को बैन कर दिया. किसने? मोनार्क ने. क्यों? पब्लिक को थोड़ा सा खुश करने के लिए. अब ये टुडे लेक्चर वी ऑफ डिस्कस. अब पोजीशन ऑफ वुमेन क्या थी? पोजीशन ऑफ वुमेन ये थी कि वुमेन ने पार्टिसिपेट किया, पर फिर भी यहाँ लोगों ने उनके लिए राइट टू वोट की कोई डिमांड नहीं रखी. ओके, तो डियर स्टूडेंट, टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट ओनली 2 लेक्चर्स. आज हमने 2 लेक्चर डिस्कस किए. फर्स्ट वन लेक्चर वाज द हंगर, हार्डशिप एंड प्रॉब्लम्स inside the countries, और सेकंड लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट द 1848 द रेवोल्यूशंस ऑफ लिबरल्स. जो रेवोल्यूशंस ऑफ लिबरल्स ने जो स्टार्ट किया बाय द पुअर सोसाइटी, इट वाज स्टार्टेड इन जर्मन. दे डिमांडेड फॉर द जर्मन नेशनल असेंबली. बनाई उन्होंने, कहाँ पे बनाई? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट. कहाँ था ये? क्लोज टू द सेंट पॉल चर्च. और लेटर ऑन 831 रिप्रेजेंटेटिव भेजे. किसके लिए? फॉर द ड्राफ्ट ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए. लेकिन इट वाज रिजेक्टेड बाय विच रूलर? विलियम्स फोर्थ. जो रूलर्स थे प्रशिया के, उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया, तो उनकी पूरी प्लानिंग फेल हो गई. व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ वुमेन? वुमेन नो सच राइट्स. मिडिल क्लास थी, एजुकेटेड थी, पार्टिसिपेट किया मूवमेंट में, लेकिन उनके वोटिंग राइट्स की कोई बात नहीं हुई यहाँ पे. फिर मोनार्क ने थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर लेके चले, और यू नो
सबडॉम्स एंड बॉन्डेड लेबर को बैन कर दिया। तो टुडे वी हैव डिस्कस ऑल दिस पॉइंट। ओके डियर, तो इफ यू हैव एनी डाउट यू मे बी सेंड द थ्रू मैसेज। चलो थैंक यू, हैव ए गुड डे बेटा। Thank you, sir. ओके Thank you, sir. Thank you, sir. ओके Thank you, sir. और tomorrow onwards we'll start the unification